और ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे G20 की, जिसके 18वें शिखर सम्मेलन के लिए स्टेज सेट है। भारत की मेजबानी में दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को G20 सम्मेलन होने जा रहा है। सम्मेलन में शिरकत करने के लिए विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला भी अब से कुछ ही देर बाद शुरू होने वाला है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति एल्बर्टो फर्नांडीज सम्मेलन में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व नेताओं के साथ 15 से अधिक द्विपक्षीय बैठकें इस दौरान करने वाले हैं। आज पीएम मोदी मॉरिशस, बांग्लादेश और अमेरिका के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जबकि 9 सितंबर को G20 बैठकों के अलावा पीएम मोदी यूके, जापान, जर्मनी और इटली के साथ द्विपक्षीय बैठकें करने वाले हैं। 10 सितंबर को पीएम मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। और आपको बता दें कि देश की सबसे सॉलिड अर्थव्यवस्थाओं के समूह G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। अपने आप में भारत के लिए गर्व का मौका है, जिसके लिए राजधानी दिल्ली पूरे तरीके से मुस्तैद है। सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हाईटेक से हाईटेक सुरक्षा व्यवस्थाएं दिल्ली में लागू कर दी गई हैं और दुनिया भर के राष्ट्रीय अध्यक्षों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मेहमानों के स्वागत के लिए वासुदेव कुटुंबकम की थीम लिए G20 पूरे तरीके से भारत इसकी मेजबानी करने के लिए तैयार है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि किस होटल में कितने कमरे बुक किए गए हैं, कौन सा मेहमान कितने बजे पहुंच रहा है। 80,000 से ज्यादा के जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। ट्रैफिक के लिए 10,000 जवानों को तैनात किया गया है। नई दिल्ली जिले को खासतौर पर G20 के लिए तैयार किया गया है और दुल्हन की तरह दिल्ली को सजाया गया है। 30 किलोमीटर का दिल्ली जिले का यह इलाका, इसे दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। आपको बता दें, सुरक्षा के लिहाज से चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती कर दी गई है। शैलेंद्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ इसी खबर पर जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, G20 की मेजबानी करने के लिए, G20 के मेहमानों के स्वागत के लिए दिल्ली पूरे तरीके से तैयार है और आप कई लोकेशंस पर गए होंगे, कई लोकेशंस से आपने कवरेज दी है। इस वक्त आप कहां मौजूद हैं और किस तरीके का नजारा देखने को मिल रहा है? शैलेंद्र। जैस्मिन, अगर आप देख पा रही हैं मेरे पीछे जो है मंडपम, भारत मंडपम की जो वो बिल्डिंग है जहां पर कल से शुरुआत होगी G20 के लीडर्स समिट की, जहां पर दुनिया भर के जो टॉप लीडर्स हैं वो यहां पर एकजुट होंगे और प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कल इस बैठक की शुरुआत होगी। आपको बता दें कि आज सुबह से ही जो तमाम लीडरान हैं उनका यहां पर आना शुरू हो चुका है और आज शाम करीब 7 बजे के आसपास अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन यहां पर पहुंचेंगे, दिल्ली पहुंचेंगे और उनकी आज बायलैटरल मीटिंग यानी G20 से पहले उनकी द्विपक्षीय मुलाकात आज प्रधानमंत्री मोदी से होनी है। यहाँ थोड़ी बहुत यहाँ से बरसात भी शुरू हो चुकी है इस ओपन एरिया में, लेकिन अगर हम बात करें तो भारत मंडपम के लिए जो तमाम इंतजाम है वो पूरे कर लिए गए। अगर मेरे कैमरे से आपको दिखा सके, हमारे ठीक पीछे भारत मंडपम है जहां पर तमाम तरह की फैसिलिटीज है वो लीडर्स के लिए, जब वो यहाँ पे आके मीटिंग्स करेंगे अगले 2 दिनों के लिए। और जो एजेंडा G20 का है उस पर विस्तार से चर्चा होगी। बताया जा रहा है कि 3 सेशंस होंगे। उन 3 सेशंस में सभी देश जो है शिरकत कर रहे हैं। हालांकि इसमें रूस के राष्ट्रपति और चीन के राष्ट्रपति शामिल नहीं हो रहे हैं। उनकी तरफ से रूस के विदेश मंत्री और चीन के प्रीमियर शिरकत करेंगे, लेकिन फिलहाल इस समिट को होस्ट करने के लिए दिल्ली पूरी तरह से तैयार है। एनडीएमसी इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। यहाँ पे आज रेस्ट्रिक्शंस देखने को मिल रही हैं। मीडिया के लिए भी एक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, वहां से बसेस के जरिए उनको यहां पर लाया गया है और ये एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सेंटर जहां पर हम अभी खड़े हैं, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सेंटर है जहां पर तमाम तरह की फैसिलिटीज हैं। 3000 से ज्यादा मीडिया कर्मियों ने रजिस्टर किया है दुनिया भर से इस सम्मेलन को कवर करने के लिए। हम भी वहीं इस वक्त खड़े हैं अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सेंटर में जहां पर तमाम तरह की फैसिलिटीज हैं मीडिया के लिए। लेकिन अहम बात यह है कि फोकस रहने वाला है आने वाले 2 दिनों में G20 सम्मेलन को लेकर और उसके आउटकम को लेकर। बिल्कुल शैलेंद्र, और ग्लोबल इकोनॉमी में करीब 80% से ज्यादा का प्रतिनिधित्व करने वाला G20 भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से तैयारियां यहां पर की गई हैं। शैलेंद्र, कौन कौन लीडर्स पहुंच चुके हैं और किनके स्वागत की तैयारियां फिलहाल हो रही हैं आज के दिन में?
देखिए, आज अगर हम पूरे दिन की बात करें तो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो आज शाम को पहुंचेंगे। आज सुबह भी बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री शेख हसीना है कि वो इनवाइटी हैं, वो G20 मेंबर नहीं है बांग्लादेश, लेकिन इनवाइटी 9 कंट्रीज उनमें बांग्लादेश शामिल है, वो पहुंच चुकी हैं दिल्ली। इसके अलावा अर्जेंटीना के प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। शाम को राष्ट्रपति बाइडन, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन यहां पर पहुंच जाएंगे और उसके बाद 2 जो राष्ट्राध्यक्ष है वो कल सुबह और कल दोपहर को, यानी एक फ्रांस और जर्मनी के जो चांसलर जर्मनी के और फ्रांस के प्रेसिडेंट, वो कल सुबह यहां पर पहुंच जाएंगे मीटिंग शुरू होने से पहले। तो इनके स्वागत के लिए जो कैबिनेट के जो मंत्री हैं, जो MOS हैं, उनको भेजा जाएगा रिसीव करने के लिए, यानी कि फॉर्मल उनका रेड कारपेट वेलकम किया जाएगा इस बड़े सम्मेलन के लिए, जो भारत के लिए पहली बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो इस स्तर पर एक बड़ा आयोजन भारत में हो रहा है। और ये सीमित नहीं हुआ है सिर्फ दिल्ली तक, जैसा कि जैस्मिन आपको पता होगा कि G20 की जब से पार्टनरशिप मिली है, हमने 200 से ज्यादा मीटिंग्स देखी हैं, 60 से ज्यादा शहरों में, हर UT में, हर स्टेट में इसका आयोजन किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल है, जिसमें लद्दाख में भी Y20 आपको याद होगा हुआ था, जिसके तमाम इंतजाम किए गए थे। और जो भी विदेशी मेहमान यहाँ पे आते हैं उनका बहुत अच्छा स्वागत। अब यहाँ पे बारिश आपको बता दें तेज हो चुकी है, हालांकि यहाँ पर आपको अरेंजमेंट्स पूरे कर दिए गए हैं, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ पर माहौल जो है वो काफी जो है वो तैयार हो चुका है, दिल्ली पूरी तरह से सज चुकी है। सुरक्षा के लिहाज से भी तमाम इंतजाम जो हैं वो किए जा चुके हैं, ताकि जब वर्ल्ड लीडर्स यहाँ पर पहुंचे उनको किसी भी तरह की दिक्कत या परेशानी का सामना न करना पड़े। जैस्मिन। बिल्कुल शैलेंद्र, मैं समझती हूँ कि बारिश बहुत तेज वहां पर हो रही है और वो कैमरे पर भी नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी एक आखिरी सवाल आपसे मैं लेना चाहूंगी। मुद्दों की अगर बात की जाए, क्योंकि भारत ने अध्यक्षता की है बीते 1 साल से, 220 से ज्यादा 60 शहरों में बैठकें इसकी हुई हैं और विश्व के कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन्हें भारत ने एड्रेस करने की कोशिश की है। स्पेशली ग्लोबल साउथ के कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर खासतौर पर चर्चा हुई और इस 9 और 10 तारीख को भी वो चर्चा होगी। कौन से ऐसे प्रोस्पेक्टिव मुद्दे हैं जिन पर चर्चा संभव है? देखिए, भारत के पास जब से अध्यक्षता आई है तो भारत ने बहुत मजबूती के साथ ग्लोबल साउथ का मुद्दा, ग्लोबल साउथ की आवाज बन के भारत उभरा है। ग्लोबल साउथ वो इलाका है, वो कंट्रीज हैं जहां पर डेवलपमेंट नहीं हुई है इतनी ज्यादा, वो बड़ी इकोनॉमीज नहीं है, लेकिन जो रशिया यूक्रेन वॉर का इंपैक्ट है सबसे ज्यादा इन्हीं मुल्कों पर हुआ है। जो ग्लोबल साउथ है वहां पर फूड सिक्योरिटी को लेकर एक कंसर्न है, तो फूड सिक्योरिटी का अहम मुद्दा रहेगा। इसके साथ ही साथ जो क्लाइमेट चेंज है वो एक अहम मुद्दा है, और वहीं साथ ही साथ अफ्रीकन यूनियन एक बहुत बड़ा एक ग्रुपिंग है अफ्रीकन कंट्रीज की, जिनको अब तक G20 में जिनकी आवाज नहीं थी, तो उनको शामिल किया जाना चाहिए। ये एक अहम मुद्दा रहेगा, लेकिन सबकी नजरें, पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर रहेंगी कि इस G20 का आउटकम क्या होगा। कोशिश ये रहेगी कि जिस तरह से इंडोनेशिया के बाली में जो समिट हुआ था, उसके बाद एक ज्वाइंट स्टेटमेंट आया था, उसमें प्रधानमंत्री मोदी के उसी स्टेटमेंट को शामिल किया गया था जहां पे उन्होंने कहा था कि ये युद्ध का युग नहीं है। तो इस बार भी कोशिश रहेगी कि ज्वाइंट स्टेटमेंट की, अगर ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं हो पाता है तो उस केस में एक आउटकम डॉक्यूमेंट आ सकता है। लेकिन फिलहाल जो तमाम डिप्लोमेट्स हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि एक ज्वाइंट स्टेटमेंट आए। हालांकि रशिया और चाइना इसके सख्त खिलाफ है कि यूक्रेन का जिक्र भी ज्वाइंट स्टेटमेंट में नहीं होना चाहिए। हालांकि पिछली बार इंडोनेशिया में हुआ था, लेकिन इस बार वो नहीं चाहते हैं कि यूक्रेन का जिक्र G20 के आउटकम डॉक्यूमेंट में हो या जॉइंट स्टेटमेंट में हो। इसी बात को लेकर विवाद है। हालांकि रूस के राष्ट्रपति यहां मौजूद नहीं है, चीन के राष्ट्रपति यहां मौजूद नहीं है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति और जो वेस्टर्न कंट्रीज के जो हेड्स ऑफ स्टेट यहां पे आ रहे हैं, उनका लगातार यही फोकस है कि वो यूक्रेन में जो लगातार पिछले 1 साल से ज्यादा से जो वॉर वहां पर चल रहा है, यूक्रेन पर जो हमला हुआ है, उसका कहीं ना कहीं जिक्र होना चाहिए और रशिया पर दबाव बनाया जाना चाहिए। तो ये एक ऐसा मौका है जहां पर भारत सभी मुल्कों को एक मंच पर लाकर एक आम राय बनाने की जो कोशिश है, वो भारत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहने वाला है। देखना ये होगा कि संडे दोपहर जब ये मीटिंग खत्म होती है, उसके बाद जो आउटकम डॉक्यूमेंट आता है, उसमें किन किन देशों पर जो ये तमाम मुद्दे हैं, इन पर क्या सहमति बनती है, उस से ये साफ हो जाएगा। जैस्मिन। बिल्कुल शैलेंद्र, और ये एक अहम मौका है भारत के पास, एक महत्वपूर्ण मौका है जहां पर भारत एक अलग नैरेटिव सेट कर सकता है और कई ऐसे वैश्विक मुद्दे हैं जिन्हें इस मंच से एड्रेस किया जा सकता है। शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।
तो चलिए G20 से जुड़ी तमाम बातें हमने आपको बताई कि किस तरीके से विश्व के तमाम लीडर्स के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और 9 और 10 सितंबर को G20 की मेजबानी करने के लिए भारत और खासतौर पर भारत का दिल राजधानी दिल्ली पूरे तरीके से तैयार है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे हम खबरों में और रुक करेंगे हिमाचल की खबरों का, जहां शिमला से चौपाल नेरवा थरोच जाने वाली HRTC बस सैंज के समीप दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बस में 35 लोग सवार थे। शिमला से थरोच जा रही बस सैंज के पास दुर्घटनाग्रस्त हुई है। इसमें करीब 10 लोगों के घायल होने की सूचना है। सभी घायलों का इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। हालांकि राहत की बात यह है कि सभी घायलों को मामूली चोटें आई हैं। राहत की बात यह भी रही कि बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जाने से बच गई है। आप तस्वीरें इस हादसे की देख सकते हैं। इस बस में 35 लोग सवार थे। HRTC की यह बस है जो सैंज के पास दुर्घटनाग्रस्त हुई है। यात्रियों को हल्की फुल्की चोटें आई हैं और जिन्हें थोड़ी ज्यादा चोटें आई हैं उन्हें सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। वहीं निगलसरी के पास राष्ट्रीय उच्च मार्ग करीब 15 फीट नीचे धंसने से पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया है। प्रशासन की टीम मौके का निरीक्षण करने पहुंची है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग को बहाल किया जाए, इसके लिए मशक्कत जारी है। डीसी किन्नौर तोरुल एस रवीश ने मीडिया को इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पैदल जाने के लिए लोगों को वाया तरांडा भेजा जा रहा है। लोगों की सुरक्षा के लिए होमगार्ड के जवानों को भी तैनात किया गया है। प्रदेश कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी भी निगलसरी पहुंचे और अवरुद्ध मार्ग का निरीक्षण किया। कल काफ़ी एक्सपेक्टेड नहीं था, पर निगलसरी में काफ़ी सिंकिंग हो गई है और दोनों पॉइंट पे, एक पॉइंट पे तो सड़क ऑलमोस्ट 15-20 फुट नीचे चली गई है और दूसरे पॉइंट पे भी दिक्कत है। साथ ही साथ ऊपर से पत्थर भी आ रहे हैं, तो इस वजह से वो पॉइंट अभी रिस्टोर करने की क्या ऑल्टरनेटिव्स है उस पर काम किया जा रहा है। साथ ही साथ एक पैदल रास्ता भी ऊपर तरंडा होके होमगार्ड को लगा के जो लोग ट्रांजिट करना चाहते हैं उन्हें हम ट्रांजिट के लिए कर रहे हैं। क्योंकि अभी हमारा ज़्यादातर से पिकअप से जा रहा है, तो हमारा फोकस एरिया ये है कि छोटी गाड़ियों के लिए निगलसरी के थ्रू या तो खुल जाए या फिर ऑल्टरनेट रूट हम बाराखंबा से एक्सप्लोर कर रहे हैं। अभी इसको टेक्निकली फिजिबिलिटी देख रहे हैं कि ब्लास्टिंग से हो जाएगा कि कैसे, तो जैसे जैसे हमें पता चलेगा आपको भी अपडेट करें। सीआईडी और विजिलेंस अधिकारियों का ट्रांसफर होगा। सीएम ने 2 टूक शब्दों में यह कहा है। उन्होंने कहा है कि 5 सालों से डटे अधिकारियों का ट्रांसफर होना तय है। आपको बता दें कि उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि हर हाल में तबादला होगा, चाहे वो मेरा भाई ही क्यों ना हो। आज शुक्रवार है और ओक ओवर में आज जनता दरबार लगाया जाता है और इसी दौरान सीएम ने ये तमाम बातें कही हैं, जहां उन्होंने कहा कि 5 साल से डटे अधिकारियों का ट्रांसफर जरूर होगा। खासतौर पर सीआईडी और विजिलेंस अधिकारियों का उन्होंने ट्रांसफर का जिक्र किया है। हर हाल में ट्रांसफर होगा, चाहे मेरा भाई ही क्यों ना हो। 2 टूक शब्दों में ये सीएम ने स्पष्ट किया है। बद्दी नेशनल हाईवे पर किशनपुर स्थित मनी ट्रांसफर और किराना दुकान से 2 लाख कैश चोरी का मामला सामने आया। दुकान मालिक ने चोरी की सूचना थाना मानपुर में दर्ज कराई और जानकारी के अनुसार घटना वीरवार 3 बजे हुई, जब दुकान मालिक मनोज कुमार अपनी दुकान का एल्यूमिनियम का दरवाजा बंद करके सामान लेने गया था। जब वापस आया तो दरवाजा खुला था और अंदर से 2 लाख का कैश गायब था। चोरी की पूरी घटना दुकान में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि एक व्यक्ति अपने मुंह पर कपड़ा बांधकर अंदर आता है और कैश लेकर फरार हो जाता है। हमीरपुर जिले में अब सस्ते राशन के डिपो में राउंड फिगर सिस्टम नहीं चलेगा। जिला भर के सस्ते राशन डिपो में फ्री में इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीनें वितरित कर दी गई हैं। प्रदेश सरकार ने हाल ही में सस्ते राशन के डिपोओं को हाईटेक मशीनें देने का निर्णय लिया है। ऐसे में प्रदेश भर की तर्ज पर हमीरपुर जिला में लाखों उपभोक्ताओं को सस्ते राशन के डिपोओं में अब राशन की पेमेंट करते वक्त बकाये के बदले राउंड फिगर के सिस्टम में उलझना नहीं पड़ेगा। हमीरपुर जिला के 80% से अधिक सस्ते राशन डिपो में ये मशीनें पहुंचा दी गई हैं। ऐसे में अब राशन वितरण में और अधिक पारदर्शिता आ जाएगी। वो इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन दी जा रही है, जिनका कनेक्शन जो इंटीग्रेट होगी वो ई-पॉश मशीन से होगी। ऐसी वेइंग मशीन हम सभी ज़िला के 303 डिपोज को उपलब्ध करवा रहे हैं और 3 ब्लॉक्स को हम करवा चुके हैं और बारिश की वजह से ये थोड़ा काम प्रभावित हुआ है, लेकिन ब्लॉक वाइज इसको डेली किया जा रहा है और अभी नदौन ब्लॉक बच रहा है हमारे पास, तो उसको भी 1 या 2 दिन में ये वेइंग मशीन जो है उपलब्ध करवा दी जाएगी। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।